This book has been sponsored by our friends from Disha Publications. As you know, Disha Publications is a well-known brand. They have given us this amazing book, NDNA of last 17 years, English and General Knowledge. तो इस बुक में आपको लास्ट 17 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस जितने भी पेपर में आए वो टॉपिक वाइज सॉल्व्ड मिलेंगे, कंपाइल्ड मिलेंगे एक ही जगह में विद 100% डिटेल्ड सॉल्यूशंस. बस अमेजिंग बुक. काफ़ी लोगों ने इसे सजेस्ट किया मेरे इंटरव्यूज़ में. यू कैन चेक देम आउट. इसके अलावा 3 और बुक्स हैं. The second book in the set is NDNA 17 Years Mathematics. That is also a topic wise solved papers book. Last 17 years के सारे topic wise आपको questions solved मिलेंगे इसमें with 100% detailed solutions. The third book is Smarter General Knowledge 2023. It's for competitive exams. It covers general knowledge along with current affairs for the NDA exam. The fourth book is Tips and Techniques in English for Competitive Exams. ये especially उनके लिए जिनकी English थोड़ी weak है and they want to practice more and enhance their basics. It helps in quick revision and provides you hundreds of tips, tricks, techniques to solve English questions faster with accuracy. It's a must-have combo for NDA exam. So do check them out. The link is in description. On to the video. तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो. टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट शुभम बडोला. शुभम इज अ गढ़वाली एंड पहाड़ी है एंड ही इज एन आर्मी ब्रैट हिमसेल्फ. ही इज अ सेकंड जन. हिज फादर इज सर्विंग राइट नाउ इन डीएससी एंड इसने एनडीए का रिटर्न 2 बार निकाला है. और सबसे मजेदार बात ये है कि ये अफ्पा और ऑलिव ग्रीन दोनों जगह मत्था टेका है. ठीक है, सो हेड्स ऑफ टू योर डेडिकेशन भाई. एंड थैंक यू। पहले तो ये बता, रिटर्न जब पहली बार निकला तो क्या मतलब मन में चल रहा था? तब तो 12th अपीयरिंग ही होगा तो. नहीं भैया, 12th अपीयरिंग में मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो 11th तो मैंने ऐसी गुजारी बंक मारते हुए और इधर उधर घूमते हुए क्लास से बंक मार के निकलता था मैं वहाँ फुटबॉल खेलने के ग्राउंड में। और क्लास ओके. में पहुंचते ही तो टीचर बोलता था कहाँ से आ रहा है, तो मैं बोलता था सर फुटबॉल खो गई पहले पीरियड में, वो ढूंढ रहा था पीछे। तो वो बोलता था मिली क्या फुटबॉल? मैं कहता नहीं मिली, तो वो कहता कोई काम तो ढंग से करके आ जा। तो ऐसे में 11th गुजरी। 11th में कुछ नहीं पढ़ा। 12th थोड़ी बहुत कोरोना में निकल गई, तो 12th में पेपर देखने गया तो ऐसी मस्ती में चला गया। एक जेई वाले को भी ले गया अपने साथ, उसका निकल गया, मेरा नहीं निकला। तो घर में तो घर में ऐसा हो गया था कि भाई उसका निकल गया, तेरा नहीं निकला, जबकि तू एनडीए एनडीए की तैयारी कर रहा है बचपन से। तो अगले वाले के लिए सर मैंने अनअकैडमी का वो ले लिया सब्सक्रिप्शन। उस टाइम 3,500 का आता था। पापा मम्मी ने थोड़ा शक तो किया, पर बाद में कर दिया कि ठीक है ऑनलाइन कोचिंग करा लेते हैं। उससे सर अगले अटेम्प्ट में 6 मार्क्स से रह गया मैं। 348 बने और 356 पे शायद कट ऑफ थी मेरी। और उसमें ये था कि टेम्परामेंट लूज कर दिया था सर मैंने पेपर में, अपने मैथ के पेपर में, क्योंकि डिफिकल्ट आ गया था। मैथ का पेपर एक्सपेक्टेड नहीं था। 3 बार से मैथ का पेपर इजी आ रहा था, चौथे में डिफिकल्ट आ गया, तो टेम्परामेंट लूज हो गया। मैथ में गड़बड़ कर दिया और वही नहीं, पास हुआ ही नहीं। मतलब ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकली, दोनों की कट ऑफ निकल गई थी। थर्ड जो मेरा फिर फोर्थ अटेम्प्ट था, उसमें मैंने अपना टेम्परामेंट भी ठीक किया और अपना सब कुछ जो था कि जितना होगा ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में निकला। थर्ड अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया 24 एसएसबी बैंगलोर से। उस टाइम ऑलिव ग्रीन से कोचिंग लेके गया था। तो ओके. स्क्रीन इन होने पे इतनी खुशी हो गई कि बस रिकमेंड हो गया। मैंने पापा को फोन किया, पापा स्क्रीन इन हो गया। पापा बोले मैंने कहा पापा वो करा दो, टिकट करा दो 5 दिन बाद की। पापा कह रहे क्यों बेटा, अब तो मेडिकल के बाद आएगा तो सीधा मैं कह रहा अभी कहाँ से रिकमेंड हो गया, आपको पहले खुशी हो गई। तो उसके बाद 5वें दिन बाहर हुए तो फिर तत्काल में आया ट्रेन में, ज्यादा पैसे फूक के आया। उसके मेरे को तो बाद पता था कि मैं रिस्क नहीं उठाना था, तो मैं टिकट करके गया था.
5 दिन बाद की। और फिर वही टिकट मैंने अपने दोस्त को दे दी बिकॉज वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। फिर मैं तो मेडिकल के बाद ही आया। लेकिन हाँ फिर सर फिर मतलब वहां से आया तो पता लग गया था कि जीटीओ और इंटरव्यू दोनों में थोड़ा 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 जहाँ जहाँ पे पता लग गया कि गड़बड़ हुई है। इंटरव्यू भी ठीक करने की कोशिश की फिर फोर्थ अटेम्प्ट में, और 2 दिन बाद ही पेपर हो गया एनडीए का, क्योंकि मेरी एसएसबी थी 26 अगस्त से 30 अगस्त तक। 2 दिन बैंगलोर से आने में लग जाते हैं 2 दिन बाद पेपर हो गया। तो फिर रिटर्न फिर भी निकल गया गलती से, पता नहीं कैसे। और फिर फोर्थ अटेम्प्ट में फाइनली रिकमेंडेशन हो गया। पहले अटेम्प्ट में कुछ 420 प्लस आए हैं, है ना? थर्ड अटेम्प्ट में सर, जिसमें हाँ, कॉन्फ्रेंस आउट थर्ड हुआ था। अटेम्प्ट थर्ड हाँ। अटेम्प्ट में 420 प्लस आए हैं और फोर्थ अटेम्प्ट में 390 प्लस कुछ आए हैं रिटर्न में। यस सर। बढ़िया है यार। तो फिर ये भी बता दे, इंडिया की तैयारी कैसे की तूने रिटर्न की? भैया फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैथ्स ऐसे का ही बता चला दे, गया। मैथ्स का। मैथ्स का भैया मैंने पूरी कोचिंग जो है मेरी अनअकैडमी से की, 2 बार का मैंने बैच खरीदा। और मैं ये ओके। बता दूं कि जो भी देखेगा ये मत बोलना मैं बिका हुआ हूँ, मैंने ली है सच में कोचिंग, क्योंकि बट जब उस समय अर्पित सर और सुमित सर अन अकेडमी पे होंगे ना? सर सुमित सर का मुझे पता नहीं था, अर्पित सर बहुत चर्चा में चल रहे थे उस टाइम, हाँ मैंने हाँ, ये लेकिन उससे अब वो भी नहीं है। अब स्टाफ हाँ, चेंज हो गया ना उनका। सुमित सर ने तो शायद छोड़ दी है, पर अर्पित सर अभी भी हैं शायद अन अकेडमी पे। ओके 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 ओके। तो मेरे हिसाब से तो मैथ की तैयारी सिर्फ बेसिक एनसीईआरटी पढ़ के और पीवाईक्यू से हो सकती है। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह या थोड़े मतलब स्कोर अपना बढ़ाना है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अर्पित चौधरी सर के आप वीडियोस देखें और उन्हीं से मतलब थोड़ी गाइडेंस लीजिए मैथ में। और ज्यादा ऐसा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है कि तुम आईआईटी की तरह 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन करके आ रहे हो, ठीक। क्या फायदा मेरी तरह 104 क्वेश्चन करके आओगे और 40 गलत हो जाएंगे तो फिर और नेगेटिव नंबर चले जाएंगे। तो इसलिए तो मैथ में 104 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था? पिछली बार में जीएटी में 104 अटेम्प्ट करके आया था। ऐसा लग रहा था कि अबे सब आ रहा है यार। करते जाओ सब आ रहा है करते जाओ, ठीक। वो घर आके पता चला कि होने 60 ही सही थे, तो मैंने कहा कि बेफालतू 40 क्वेश्चन का वो ले लिया बफर। तो इसलिए उतना ही अटेम्प्ट करो जितना आ रहा है, बाकी ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में उतना नेगेटिव भी चले जाओगे। तो इसलिए मैथ में मेरे हिसाब से एनसीईआरटी बेसिक्स 11 12 और पीवाईक्यू और शॉर्ट ट्रिक्स ये बहुत है सर, 120 30 मार्क्स लाने के लिए और कितना ही चाहिए। बढ़िया है। और जीएस के लिए तूने हिस्ट्री ज्योग्राफी वो कुछ पढ़ी थी या सिर्फ साइंस के भरोसे गया था? सर एक अटेम्प्ट में मेरे को थोड़ा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आया तो मैं ज्योग्राफी पढ़ के गया था 11th की, और 11th की एनसीईआरटी पढ़ी थी क्योंकि उसमें वही रहता फिजिकल वर्ड, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो उस वजह से भी थोड़े नंबर बन गए थे, पर बाकी तो इंग्लिश और साइंस के भरोसे जय माता दी उसी पे चल के गया था। बढ़िया है। अब मेरे को ये बता, जब पहली एसएसबी में क्या गलत किया तुमने? भैया पहली एसएसबी स्क्रीनिंग से बताता हूँ। स्क्रीनिंग के टाइम पे तो फ्रेशर्स का ग्रुप था, 15 बंदे थे। स्टोरी पिक्चर मेरी आई थी कि 2 लड़कियां हैं सामने खड़ी हो रखी, एक चाय परोस रही है, चाय नाश्ता, और पीछे लोग नाच रहे हैं टाइप, मतलब बहुत सारे लोग थे। तो ओ आई आर जब मैंने सबसे पहले किया तो एक ओ आई आर मैंने किया जिसमें वो सीरीज वाले आते नंबर वाले, तो वो किया तो उसमें तो क्वेश्चन बने नहीं, वहां से उम्मीद ही चली गई थी कि मेरे को अभी दे दो मेरा बिस्तरा, मैं जा रहा हूँ घर, हो गया नॉट स्क्रीन इन हूँ मैं। उसके बाद अगले वाले ओ आई आर में मैंने फिर किया कि 40 क्वेश्चन कर देते हैं। उसके बाद पीपीटी की पिक्चर दिखाई मेरे को, तो मैंने उस पर स्टोरी बनाई कि फ्रेंड्स का रियूनियन हो रहा है दोबारा। अब जब नीचे गए ग्रुप बन गया 15 का, तो हमें बोला गया था कि अपनी जो ग्रुप स्टोरी, जो अपनी सिंगल इंडिविजुअल स्टोरी है उसे अपने दिमाग में 4 या 5 बार रिपीट कर लेना। उससे क्या है, नरेशन तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं नीचे बैठ के, बच्चे ऐसी पीछे वो कर रहे हैं बातें कि तू कहाँ से आया वो कहाँ से आया, और मैं आगे देख के अपना दिमाग में नरेशन कर रहा हूँ कि कैसे बोलना है वहां पे। और फिर अंदर गया तो देखा कि एक मैडम बैठी हुई है, तो उनको देख के और डर लग गया कि 2 जेंट्स बैठे हैं एक मैडम बैठी है। बाद में वही मेरी जीटीओ भी बन गई थी। तो ये, वहां पे पहले नरेशन में, सेकंड नंबर पे मेरा नरेशन था साइड से, और साइड वाले बंदों को नरेट करने में बहुत दिक्कत होती है
क्योंकि दूसरी साइड भी देखना और दूसरी साइड देखना भूल ही जाते हैं बच्चे। ओके। तो मैं ऐसे कर रहा था, कोशिश की दूसरी साइड भी देखूं। तो ऐसे में नरेशन मैंने किया, फ्लो में निकल गया था नरेशन, मतलब वो 3-4 बार वाला जो था वो काम आ गया मेरे। फ्लो में निकला नरेशन, उन्होंने नेक्स्ट किया। उसके बाद जीडी जैसी शुरू हुई तो हो गया जो होना था, फिश मार्केट शुरू। तो वहां पे मैं बस ऐसी 2-3 बार मैंने ग्रुप को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो हर बार जितनी बार मैंने बोला तो मेरी बात सुन रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस वजह से मेरे को स्क्रीनिंग में थोड़ा उसके बाद वो लग गया था कि अब स्क्रीनिंग हो सकता हूँ। तो फिर जब स्क्रीनिंग हुई तो खुशी अलग ही लेवल, मतलब कि पहली एसएसबी गए हैं और पहली बार में स्क्रीनिंग कम से कम स्क्रीन आउट के चांस तो नहीं आए हैं। तो और मेरा एक दोस्त भी गया था मेरे साथ ऑलिव ग्रीन का, वो स्क्रीन आउट हो गया, मैं स्क्रीन ही नहीं हो गया। जब मैं अपना ओके चेस्ट ओके। नंबर नया पहन के ले जा रहा था तो वो मेरे को देख रहा है, हाँ हो गया स्क्रीनिंग। मैं कह रहा बढ़िया। अच्छा। तब जब मेरा फर्स्ट वो हुआ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में मेरा जो WAT था वो इतना अच्छा भी नहीं हुआ। मैंने बाहर आके मैं रिपीटर की कहानी सुन रहा एक दो की, तो बोल रहे कि मैंने इतना हाई लेवल बना दिया, इसका वो बना दिया। मैं सोच रहा इसके सामने तो मेरा कुछ भी नहीं बना है अभी ढंग का। तो फिर मैंने छोड़ा कि साइकोलॉजी छोड़ दो अब। उसी दिन उसके अगले दिन मेरा इंटरव्यू हो गया, तो उस दिन तो हम टीटी खेल रहे हैं आराम से। और जो उसमें भी 2 आफ्पा वाले आए थे, तो जो 2 आफ्पा वाले थे वो पढ़ने पे लगे हुए, किताबी कीड़े बने हुए हैं। और इस बार भी जो एसएसबी थी उसमें भी एक आफ्पा वाला था पाजी, तो वो भी किताबी कीड़ा था, वो पढ़ने पे लगा हुआ था। तो हमने क्या किया कि टीटी खेला, अगले दिन इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में वही CIQ प्रेसिडेंट थे शायद वो बोर्ड के हमारे, तो ऐसे चश्मा लगा रखा था यहाँ पे और ऐसे घूर के देख रहे थे हमें कि जो आएगा ऐसे ही लपेट लेंगे उसे। तो सवाल 15 सवाल एक साथ किए, 5 सवाल भूल गया पीछे के। 10 सवाल के जवाब दिए, मैंने बोला कि आगे नहीं आता सर। वो कह रहे ट्राई एंड रिकॉल। मैंने ऐसी एक्टिंग किया 2 मिनट की, चलो सोचते। नहीं आ रहा सर, हो गया ओके लेट मी हेल्प यू। तो उन्होंने 2-3 सवाल जो भूल गया वो दोबारा बताए। उसके बाद फिर ऐसी दूसरी बार में भी CIQ जब उन्होंने किया तो दूसरी बार भी भूल गया। फिर उन्होंने शक्ल देख के मेरे पहचान लिया कि भाई इसकी शक्ल पे शिकंज दिखाई दे रहा है, तो इसको पूछ लेते हैं कि तेरी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो अब प्रॉब्लम थी 18+ कंटेंट, जो समझ गया वो समझ गया। तो मैंने वो बोला नहीं, दिमाग ने बोला कि झूठ बोल दे, और मैंने वहां पे बोल दिया कि सर 11th में कम नंबर थे, यही मेरी प्रॉब्लम थी। तो देख के समझ गए कि ये बंदा तो झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद थोड़ा इंटरव्यू डाउन की तरफ जाने लगा। उसके बाद उन्होंने फिर पूछा कि कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करनी है, किस में जाना है। आर्म में, मैंने कहा इन्फेंट्री में जाना है। उन्होंने कहा कौन सी रेजिमेंट में जाना है। दिल से आया कि बोल दे पैरा में जाना है। दिमाग ने बोला कि रहन दे, कुछ मत बोल। एक तो यार मेरे को ये समझ नहीं आता, सबको साला पैरा में ही जाना है। अब पता है बेस्ट पार्ट, जब अकेडमी घुसोगे ना, विद इन 1 वीक ये जो 100% का नंबर है ना, ये 2-3% रह जाता है बस। दैट्स द भैया बेस्ट हमारे पार्ट। इस एसएसबी में भी एक लड़का था उधमपुर का। तो उसको सीधा कॉल आया, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा उसके, वो थे वो, मतलब ब्रदर थे एक टाइप से। तो शौर्य चक्र अवार्डी हैं वो। जिसने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, पैरा के ही हैं। शौर्य चक्र अवार्डी 10 पैरा एसएफ के। उनका सीधा कॉल आ रहा है उसे डोगरी में कि बेटा तूने आना तो 10 पैरा एसएफ में ही है, कहीं नहीं जाना। वो कह रहा है ठीक है भैया। तो वहां पे पहले इंटरव्यू में मेरा वही हो गया था कि रेजिमेंट भी गलत बोल दी कि सर आई डोंट नो, कोई भी मिल जाए चल जाएगा। और वहाँ दूसरा, उससे पहले भी झूठ बोल दिया था कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ और थी। तो इंटरव्यू में ऐसा लगा मुझे कि ठीक गया है, पर वो बिल्कुल ठीक नहीं गया था। उसके बाद ओके। उसी दिन GTO डे 1 भी था, तो GTO डे 1 में GD तक अच्छा चल रहा था। GP में किसी ने सुनी नहीं। PGT में तो पूरा ही बर्बाद हो गया पूरा सीन। में पीछे बंदर की तरह खड़ा हो रखा था लोड लेके, क्योंकि कुछ तो आ नहीं रहा था। देख समझ तो कुछ आ नहीं रहा था कि वो चल क्या रहा है। मैं कर रहा करने दो इनको। मैं और एक चेस्ट नंबर और था 9, वो मैंने कहा तू भी लोड पकड़ के खड़ा हो जा, मैं भी लोड पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ एक साइड से। बच्चे अपने आप कूद रहे हैं अंदर, हम बाहर लोड पकड़ के खड़े हो रखे हैं।
कि बाद में ले ही तो जाएंगे हमें भी, हम भी तो इनकी टीम के हैं। तो पहले उसमें तो पीजीटी भी खराब हो गया, उसके बाद जीओआर हुई तो उसमें चिल्ला चिल्ला के गला ही खराब हो गया। फिर जीओआर खत्म होने के बाद लेक्चरेट में भी टॉपिक मेरा था पहले रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब जी के पूरी खराब है तो कुछ आता नहीं है। तो ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस तो वहां से क्रॉस हो गया, नीचे पे था वाटरवेज। मैंने भैया 1.5 मिनट तक वाटरवेज पे सोचा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आता था ज्योग्राफी से। मैंने सोचा क्या हो सकता है, कुछ नहीं आया दिमाग में। 1.5 मिनट के बाद स्विच करके वुमेन पे आ गया मैं। तीसरा टॉपिक वुमेन था। वुमेन भाई पे दिस भी इज द जाके, वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू, वर्स्ट थिंग कि आप लास्ट मोमेंट पे टॉपिक चेंज कर लिया तूने। हाँ भैया, और उसके बाद मैंने वुमेन पे जाके वहां पे क्या बोला है, 30 सेकंड के अंदर मैं बोल के खत्म करके बैठ गया, और 4 लाइन बोली मैंने, वुमेन आर गुड, वुमेन आर गुड, वुमेन आर गुड और वुमेन आर गुड। 4 लाइन बोल के बैठ गया मैं। ओह शिट यार। तो पहले दिन जब जीटीओ खत्म हुआ और इंटरव्यू हुआ, तो उसके बाद तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो मैंने अगले दिन कुछ परफॉर्म ही नहीं किया कि करने दो इन्हें, कोई बात नहीं। पहले दिन तो मैं जेंटलमैन पे था, अगले दिन मैं हिंदी पे आ गया पूरा, कि रहने दो मैं नहीं बात कर रहा। हिंदी पे बोल रहा मैं, अरे भाई इस फट्टे को हटा दे, मेरे को भी आने दे अंदर। तो वहाँ मैडम साइड में बैठी है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, एक लंबी बल्ली थी, और मेरे को तो दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। मैं मैडम की साइड से निकाल रहा हूँ बल्ली, मैडम के पैर तक पहुंच गई वो बल्ली। मेरे आगे से दोस्त कह रहा है भाई किधर डाल रहा है वो बल्ली भाई तू, दूसरी साइड को निकाल। तब चौथे दिन तो फिर मैंने भैया चिलैक्स किया जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मतलब कर सकता था एंजॉय मैंने किया। और 5वें दिन मुझे उम्मीद थी नहीं, पर फिर भी जब रिजल्ट आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि क्या पता बोल दे कि चेस्ट नंबर 8 यू आल्सो रिकमेंडेड। कुछ नहीं आया भैया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं। अब बाहर गए, वहाँ फोटो वोटो ली इन्होंने कि हाँ भाई उत्तराखंड का है तू भी, चल फोटो लेते हैं। फोटो वोटो ली और घर की टिकट कराई, चलो घर। वहां जाके तो वहां से सीधा आके मेरे उसके पेपर हो गए कॉलेज के। और कॉलेज के पेपर की खास बात यह है कि 2 सेमेस्टर में लगातार फेल हूं मैं। पहले सेमेस्टर में मैं पास हूँ, वो भी ऑनलाइन के चक्कर में, और लगातार 2 सेमेस्टर फेल हूँ फिर मैं सारे सब्जेक्ट में, कुछ नहीं आता है। मैं अपने पेपर में लिख के आया हूँ, फिजिक्स का पेपर चल रहा है, मैं उसमें इंडो यूएस रिलेशंस लिख के आ रखा हूँ, और उसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट रेलेवेंट टू द टॉपिक। बस खाली नहीं छोड़ना क्वेश्चन है, कुछ भी खाली लिख दो खाली चाहे। नहीं छोड़ा। और उससे सेकंड सेमेस्टर के पेपर में तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट पेज जो था मेरी आंसर शीट का, उस पे बड़ा सा बॉक्स बना के डिस्क्लेमर लिख के आ गया कि डियर एग्जामिनर, आई डोंट नो एनीथिंग, यू मे अलॉट मी 0 मार्क्स, थैंक यू एंड रिगार्ड्स। उसके पीछे मैं उसके पीछे मैं अपने मैथ के फॉर्मूले रिवाइज कर रहा हूँ। वो भी एक ही पन्ना भरा गया मुझसे, उस टाइम याद भी नहीं आ रहे थे। और 1 घंटे बाद मैं वापस आ गया कि चलो चलते हैं अब घर वापस। भाई तुम अगले लोग से ऐसे मत करना भाई, ये बंदा है और थोड़ा रिश्ते कर रहा है, तुम मत करना भाई, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के पेपर तो मेरे और खतरनाक गए। मैं पार्क में बैठ के आ जाता था 1 घंटा की, कुछ तो आता नहीं है। फ्रंट सीट मिली हुई थी और साइड में लड़की बैठी हुई थी, अब लड़की के सामने और बेइज्जती नहीं करानी, तो मैं पार्क में बैठ जाता था 1 घंटे, वहां गेम वेम खेला, लोगों को देखा, धूप सेकी और चलो घर वापस। तो बढ़िया है। कॉलेज कौन सा कॉलेज है ये? दिल्ली यूनिवर्सिटी का राजधानी कॉलेज है। बढ़िया है। मैं अच्छा मेरे को ये बता, अभी फिर दूसरी एसएसबी के लिए तू अफ्पा गया, ठीक है? हाँ सर। अफ्पा गया, और तूने वहां पे जो कोचिंग ली 3 हफ्ते, फिर उसके बाद तू एसएसबी गया। तो अब इस बार कैसे अलग था स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग से लेके इंटरव्यू सब पूरा प्रोसेस बता थोड़ा। भैया आफ्पा तो था ही बढ़िया, उसमें जो भी था अच्छा ही था, कराया हमें, और गालियों से सिखाया गया वहाँ भी। हमारे जो जीटीओ थे वो बहुत गालियां देते थे वहाँ। यहाँ पे एक वो बताता हूँ मैं, एक फनी इंसिडेंट की। हम जिन ग्रुप का हो जाता था, तो मेरा जो कमांड टास्क था उसमें मेरे को 3 बार बोला सर ने कि कमांडर स्पीक लाउडली योर ऑर्डर्स। मैंने तीनों बार इग्नोर मार दिया, उसने मेरा कमांड टास्क ही रोक दिया और मुझे गालियां दिए जा रहा है कि तुझसे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। फिर हमारा ग्रुप बैठ गया, तो अगला ग्रुप आया, तो वो एक बंदा था उसमें से, वो फट्टा लगा रहा, उससे फट्टा पूरा पहुंचा नहीं,
क्योंकि उस पे एक बल्ली डाल के करना था, तो उसने फट्टा ट्राई किया तो वो कम पड़ गया। तो जीटीओ को बोला सर कम पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। वो कह रहे सर पूछ रहे कितना छोटा पड़ रहा है, वो ऐसे बता रहा है सर इतना छोटा पड़ रहा है। सर बोले तेरे साइज के जितना छोटा पड़ रहा है, मेरे को समझ आ रहा है। सर ने मतलब भाई उसके बाद एडिटर जो इस पार्ट को काट देना भाई। भाई वे शुभम थोड़ा हाँ सोच के भाई। बोल भाई। अरे भाई यही फनी इंसिडेंट्स है मेरे उसमें पूरे अबे ऐसे इतना भी नहीं होना था भाई, भी। फनी है मानता हूँ लेकिन इतना भी नहीं। ठीक है, कट ठीक कर देना इसे। है। हाँ। तो जीटीओ जो भी था अच्छा था। उसके बाद स्क्रीनिंग में जब मैं गया तो गेट पे ही हमें तुम कॉन्फ्रेंस आउट हो ना, एक साइड आ जाओ, एक साइड आ जाओ। तो उस दिन थोड़ा बेकार ही लगा कि कॉन्फ्रेंस आउट होके भी बेकार इज्जत है, तो हमारे उसमें जितने थे सारे कॉन्फ्रेंस आउट। 24-25 रिपीटर्स थे, हार्डकोर रिपीटर। उसके बाद 10-15 हमारे वो थे स्क्रीन आउट्स, और 4 फ्रेशर थे। 69 की टोटल रिपोर्टिंग थी, और सबसे ज्यादा हमारे उससे स्क्रीन इन हुए 47 बंदे अंदर हो गए 32 एसएसबी में। और स्क्रीनिंग के टाइम पे ओआईआर बहुत आसान आई थी। उसके बाद पिक्चर भी मेरे को वही आफ्को में रिसर्च रिसर्च चल रहा था, मैंने भी रिसर्च ही कर दी बॉटनी पे कि पेड़ लगा रहे हैं पौधे वगैरह, और हमने सॉइल वगैरह की रिसर्च की, क्लाइमेट वगैरह। इस पे स्टोरी बनाई। अब रिपीटर के ग्रुप का मैं बताता हूँ भैया, कोई बोलने नहीं देता है। एक बंदा बोल रहा है, अगर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो दूसरा भी मेरे साथ ही बोलने पे लगा हुआ है। तो इसी हिसाब से क्या हुआ कि मैं होने लग गया उसमें डोमिनेटिंग। वो मेरे ग्रुप वाले बता रहे बाहर आके कि तू डोमिनेटिंग हो गया, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा था कि मेरी भी सुन ले। तो ऐसे में बाहर आके इन्होंने मेरे को डरा दिया कि भाई तू तो बहुत डोमिनेटिंग हो गया। और इस बार क्या था कि स्क्रीनिंग की ग्रुप स्टोरी जो थी वो मैंने ही नरेट की। जैसे ही हमारा डिस्कशन खत्म हुआ तो सर ने बोला कि नॉमिनेट 1 पर्सन। तो एक पाजी था साइड में बैठा हुआ, स्क्रीन इन हुआ वो। उसने सीधा मेरे मुंह पे देख के आई थिंक चेस्ट नंबर 31 शुड नरेट द स्टोरी, और बाकी सब भी यस यस जेंटलमैन वी एग्री विद यू। सबको अपने में से वो बला हटानी है, तो उन्होंने मेरे पे कर दिया, और मैंने वही कर दिया, स्टोरी बोली पर पॉइंट्स मिस कर दिए थोड़े बहुत। तो वो बाहर आके कह रहे, मुझे डरा रहे कि कुछ नहीं हो सकता भाई, तू बाहर होगा। पहली बार डर लगने लग गया कि स्क्रीन इन भी होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो हो गया, आप जैसे भी करके स्क्रीन इन हो गया। तो तो बाकी उस लोग उस ग्रुप में से कितने लोग हुए इसके? भैया उस ग्रुप में से लगभग 7 बंदे स्क्रीन इन हो गए 15 में से। 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 तो हुए थे, रिपीटर थे सारे। और उस ग्रुप में से, स्क्रीनिंग के ग्रुप में से हम 4 बंदे रिकमेंड हुए हैं जो सेम ग्रुप में थे, 4 बंदे। और वो हमें बाद में हम गिन रहे थे कि अच्छा हम चारों ग्रुप में एक ही, मतलब चारों बंदे एक ही ग्रुप के थे। तो ओके। स्क्रीनिंग के टाइम पे ये हुआ, 47 जैसे जैसे बोलते गए वो 47 बंदे हो गए। तो खत्म स्क्रीनिंग। उस दिन खाना वाना खाया हमने आराम से। फिर अगले दिन साइकोलॉजी टेस्ट। अब साइकोलॉजी में क्या हुआ कि रिपीटेड वो थी सारी इमेजेस, मेरे को ऐसा लग रहा था कि रिपीट हो रही हैं सारी इमेज। और जो मेरा WAT था वो भी इस बार काफी अच्छा गया है, क्योंकि इस बार थोड़ी प्रैक्टिस करके गया था। साइकोलॉजी जितनी 3-4 बार प्रैक्टिस हो गई थी, तो प्रैक्टिस आ गया था कि कैसे लिखनी है वो। तो अच्छे लेवल के सेंटेंस लिख लिए थे। उसके बाद SRT और वो जो SD होता है वो तो रटा रटाया मामला है, कर लो जो करना है। वही कि एक ट्रेन में आग लग रही है तुम क्या करोगे, एक जगह बम फट रहा है तुम क्या करोगे, सिंपल वही SRT। तो उसके बाद इंटरव्यू मेरा उस दिन नहीं हुआ। उस दिन भी अब हमने क्या किया, जो फ्रेशर थे, हमने रिपीटर जो होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं कि फ्रेशर की लेना शुरू कर देते हैं। तो एक बंदा था फ्रेशर, उसको हमने अपने रूम में बुलाया। उसका अगले दिन इंटरव्यू था, हम कह रहे कि हम तेरा इंटरव्यू लेंगे। मैं बना हुआ था मैं बना हुआ था एडिशनल इंटरव्यूअर। मेरे साइड में बना हुआ था जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उसके साइड में था प्रेसिडेंट, और उसके उधर पे था GTO। तो हम 4 बंदे उसका इंटरव्यू ले रहे थे। तो इंटरव्यू में जैसे वो हम उसको सवाल पूछ रहे कि ऐसा क्या करेगा, ऐसा क्या करेगा। तो अगर हमें कुछ ऐसे बोल रहा है कि अब रुक जाना, तो हम उसको ऐसे चिल्ला के बोल रहे थे कि ऐसे ही बोलेगा अपने इंटरव्यूअर को, तेरा डेप्यूटी प्रेसिडेंट हूँ मैं, तमीज से बात करूँ उससे। तो ऐसे करके हमने फ्रेशर्स की वो करना शुरू किया। तो उस दिन भी चेस खेल रहे थे, ऐसे ही पड़े इधर उधर। अगले दिन हमारा GTO शुरू हुआ, GTO डे 1। उस दिन मेरा इंटरव्यू के लिए मैं गया पर मेरा हुआ नहीं।
जीटीओ डे वन में क्या हुआ भैया कि इस बार मैंने क्या किया हुआ था, और ये मेरी सबको एडवाइस है कि अपना फ्री माइंड होके जाओ। गीता का तुमने अगर पाठ किया हुआ है तो समझ लो कि काम पे ध्यान दो, रिजल्ट पे मत ध्यान दो। तो मैंने इस बार अपने काम पे ही ध्यान दिया कि लेक्चरेट जीडी सब अच्छा किया। मैंने जीडी से शुरू हुआ। जीडी का टॉपिक था कि इंडिया जो है वो सुपर पावर बन सकता है, लेकिन कैसे बनेगा, उसके लिए क्या प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो मैंने जो लीड चुनी वो रिसोर्सेज थी। अब रिसोर्सेज में करंट अफेयर भी काम आ गए, और जो रिलेशंस पड़े थे वो भी काम आ गए कि रशिया में तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, और इजिप्ट ने अभी वीट एक्सपोर्ट के लिए हमसे वो किया है कि वीट एक्सपोर्ट कर दो हमें। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट, और मेरा एक वो रहता था कि जेंटलमैन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऐसे करके मैं जब अपनी जीडी में कहता था। एक तो इतना तो बड़ा भांड है ना ये एसएसबी का। वैसे सब एक दूसरे को गाली देके बुलाएंगे, लेकिन उस दिन फाइनल जेंटलमैन, आई थिंक वी शुड डू दिस जेंटलमैन, घंटा जेंटलमैन। हमारे उस तरफ पे एक बंदा था 36 नंबर, और मैं इधर साइड पे 31। हमारा सर्कुलर था पूरा ग्रुप। तो मैं उसको देख के कह रहा जेंटलमैन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, हम मुझे देख के कह रहे जेंटलमैन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। बाकियों की कोई सुन ही नहीं रहा है। तो और एक बंदा था हमारे उसमें, तो वो क्या करता था, उसने अपना पॉइंट देना आगे आके और फिर पीछे चले जाना कि बस मेरा तो हो गया, आप इसके आगे तुम कर लो जो करना है तुम्हें। तो वो ऐसे करता था, तो उसका थोड़ा सेल्फिश नेचर बाहर आ रहा था। तो जीडी हमारा दोनों, और दूसरे पे दूसरा भी वुमेन एम्पावरमेंट पे ही हुआ कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या नेसेसरी है। तो हमने चुना कि लॉ, एक लॉ था और एक अवेयरनेस था। तो आधे बंदे लॉ पे लड़ रहे हैं और आधे बंदे अवेयरनेस पे लड़ रहे हैं। तो मैं अवेयरनेस वाला था कि अवेयरनेस बढ़ाओ भाई, बेटी बचाओ सही है बेटी भाई, पढ़ाओ। ऑलरेडी लॉ उसके काफी बायस्ड है। तो उसके बाद हमारा जीपी हुआ। जीपी में भी आधा ग्रुप तो अपनी मुंह के मुंह मिला के बातें कर रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आधा ग्रुप इधर लड़ रहा है। और वही कुछ बंदे दो तीन हम जो कर रहे हैं कि जेंटलमैन लेट अस गिव अ कॉमन सॉल्यूशन, जेंटलमैन लेट अस ऑर्गेनाइज द ग्रुप, ऐसे करके हम जीपी में कर रहे हैं। जीपी इतना वो भी नहीं हुआ। फिर पीजीटी आया। तो पीजीटी अब तो थोड़ा रिपीटर के ग्रुप में रह के आइडियाज आने लग गए थे। तो जीटीओ सर रूल समझा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि मेरे को कहाँ से जाना है निकल के। तो एक स्ट्रक्चर था जो सीधा आफ्पा के ही तरह था कि सामने पे टेबल रखा हुआ था, उस टेबल पे चढ़ जाना है। अब एक बंदा था, उसने हमें बाद में बताया कि उनके कोचिंग में क्या सिखाया था कि या तो अंदर या तो बंदर, या तो तुम लोड पकड़ के बाहर खड़े रहोगे या तो अंदर घुस के कुछ करोगे। तो ऐसे करके हमें चारों ऑब्स्टिकल दिखाए, और मैं ये देख रहा हूँ कि रास्ता कैसे बनाया जाएगा मेरा। और तब मैं पहले ऑब्स्टिकल में पीछे बच्चे चिल्ला रहे हैं कि जेंटलमैन वी शुड गो फ्रॉम दिस साइड, और मैं चढ़ गया कि लाओ फट्टा दो मैं आगे चलता हूँ। तो ऐसा करोगे तो मिलेगा तुम्हें आगे। जो भी जिसको जीटीओ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है पीजीटी वगैरह में, तो अंदर घुस के देखो, तुम्हें आइडियाज खुद आएंगे और पीछे वाले तुमसे मना भी नहीं करेंगे तुम्हें फट्टा बल्ली देने के लिए। ये मेरी एडवाइस है सबको। उसके बाद जब मैं अंदर घुसा, दूसरा ऑब्स्टिकल पार कर दिया, तीसरे ऑब्स्टिकल पे अटक गए क्योंकि तीसरा ऑब्स्टिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। उसमें मेरा ज्यादा आइडिया लगा नहीं, मैंने एक आइडिया दिया, दूसरा आइडिया दिया नहीं। वो तब भी पार हो गया। फिर चौथे ऑब्स्टिकल में तो पार ही नहीं हुआ। तो अब हमारा पीजीटी भी ऐसे ही खत्म हुआ। तो पीजीटी की परफॉर्मेंस में से थोड़ा सेटिस्फाइड था कि कुछ तो किया है इस बार, पिछली बार की तरह नहीं कि लोड पकड़ के खड़ा हो गया। उसके बाद हमारा पीजीटी के बाद जियो आर शुरू हुआ। तो जियो आर में क्या है, ये हैं सारे मोटे मोटे बंदे, और हम दो तीन हल्के हल्के बंदे थे पीछे। तो हमने ग्रुप में बनाया था कि तुम मोटे आगे भागोगे और हम पीछे वाले हल्कों को तुम बाद में चढ़ा दोगे। पहले दो ऑब्स्टेकल तक तो ये भागे अच्छे से, तीसरे ऑब्स्टेकल पे थक के रुक गए। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे घोड़ा बन गया कि ले भाई मेरी पीठ पे चढ़ के ऊपर चले जा। तो जब पूरी जियो आर खत्म हुई, लास्ट में बोले भाई तेरी पीठ ने सबको पार करा दिया। और मैं कह रहा कि मेरी पीठ का जो हाल हुआ है वो मुझे ही पता है, तुम्हें नहीं पता। तो उसमें भी हम चिल्ला रहे कि भारत माता की जय, ऐसे चिल्लाने पे लगे, गला फट गया है लेकिन तब भी चिल्लाना है। तो ऐसे करके हमारा जीओआर भी खत्म हो गया। और मैंने जीटीओ की जरा सा नजर घुमा के जीटीओ की शीट पे देखा, तो उस पे क्या था 8901 ऐसे करके नंबर्स लिखे हुए थे। तो मैंने ओके। देखा कि कुछ तो मार्किंग्स लिखी हुई हैं इसने। हाँ, और वो मैं ये देख रहा, पर्सनैलिटी के वर्सेस पे सबको ग्रेड करते हैं ना उस पे, तो हाँ, इसलिए इसमें आ रहा हूँ। हाँ। मुझे पता नहीं था, पर मैं ये देख रहा था कि मेरे वन के आगे कुछ लिखा है या नहीं लिखा, मैं ठीक चल रहा हूँ या नहीं चल रहा।
हाँ, तो लग रहा था कि ठीक ही चल रहा है अभी तो सब मामला। ओके। अब सर हमारे जो ग्रुप थे ना वो बन गए 5 जीटीओ में। अब 5 बंदों का एक साथ तो लेक्चरेट हो नहीं सकता, तो जीओ आर कराया, उसके बाद हमें चाय पीने के लिए भेज दिया कि जाओ चाय पी के आ जाओ। हमने चाय वाय पिया, शुरू हो गया एचजीटी। अब एचजीटी में क्या हुआ कि बंदे मेरे जो ग्रुप में थे, हाफ ग्रुप में, वो तो बहुत तेज तरार थे, वो पूरे रिपीटर सारे सारे आइडिया दे के थोड़ा अंदर घुस गए। अब पीछे आने का आइडिया मैंने दे दिया एक, कि तो उससे मेरे को थोड़ा एचजीटी में भी अपना परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड लग गया। तो एचजीटी के बाद हमारा हो गया लेक्चरेट की जगह इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। और उस दिन हमारी जान निकल गई इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करने में, क्योंकि चाय पानी पिया हुआ है, उन्होंने हमें इडली भी खिला रखी थी चटनी लगा के एकदम बढ़िया से, और हमारा पेट दर्द हो रहा है दौड़ते टाइम। जो भी आ रहा है साइड में आके वो कुत्ते की तरह हाफ रहा था, मतलब पूरे की ऐसे करके हाफ रहे थे कि भाई कितना बड़ा काम तो करके आ इंडिविजुअल गए। ऑब्स्टिकल्स कितने हुए तेरे? मैंने भैया 10 किए, लेकिन एक में मैं गिर गया था, क्योंकि ये ओके। जितने भी जलंधर में थे ना वो सारे हाइट में थे, काफी ऊंचे ऊंचे थे, वो टार्जन स्विंग से लेके और वो बर्मा ब्रिज वगैरह सब। तो जो ओके। टार्जन स्विंग था उस पे मेरे हाथ थोड़े मतलब ग्रिप नहीं बनी, तो मैं पैर नीचे टच हो गए थे, लेकिन मुझे लगा कि हो गया है, ये काउंट हो जाएगा, और मैं आगे करते जा रहा हूँ ऑब्स्टिकल। और मैं अगर वो सीटी नहीं बजाता जीटीओ आखिरी में, तो मैं दूसरा ऑब्स्टेकल रिपीट करने चला जाता, मुझे ये भी नहीं पता लगा कि मेरा वो हुआ है, एक फॉल्ट हुआ है उसमें, टार्जन स्विंग में, वरना मैं उसको दोबारा रिपीट करने जाता, पर हो गया था। कमांड तो टास्क में तेरे को कितने लोगों ने बुलाया? मेरे को 4 बंदों ने बुलाया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने किसी को बोला ही नहीं था कि मेरे को बुला देना। ओके, ओके, बढ़िया। तो मैं उ, उस दिन मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, पैंट हाँ। शर्ट पैंट पहन के, टाई वाई। और सर एक खास बात बताता हूँ, दोनों एसएसबी जो मैंने दी है, 5 दिन नहीं नहाया मैं किसी भी एसएसबी में। तो जबकि मेरे दोस्त रोज सुबह उठ के नहा रहे हैं, शेव कर रहे हैं, मैं 5 दिन नहीं नहाया। तो फिर नहाया कब? बिना नहाए 5 दिन निकाल दी तूने? पूरे 5 दिन निकाल दिए मैं अबे मेडिकल के। यार भाई, ऐसी चीजें से ना बोलते हैं भाई वीडियो पे। मैं मेडिकल के 2 दिन बाद नहाया, जब मेरे को 6-7 आय दिन हो हाय, गए। आय हाय, बंदों ने बोल दिया कि भाई अब तो नहा जा, तब मैं नहाया, मैंने कहा चलो ठीक है नहा आय जाते हैं। हाय भाई। अरे भैया, मैं वो बोल रहे भाई तू परफेक्टली सूटेड है, तेरे को कीचड़ में ही लपटा के रखेंगे वहाँ अकेडमी में। क्या ठंडी का मौसम था क्या? ठंडी नहीं थी भैया, अरे मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ा, मतलब डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो मेरे को अपना सर ढंग से धोना पड़ता है, तो इस वजह से ओके। मैं नहाता ही नहीं हूँ कि बहुत टाइम लग जाएगा, रहने दो। बंदे 5-5 मिनट में नहा के निकल रहे हैं, मैं 40 मिनट में नहा के निकल रहा हूँ बाहर। और ऊपर से हमारे गीजर जो थे, 3 गीजर लगे हुए हैं, 2 खराब हो गए हैं, और एक ही गीजर से लोग पानी निकाल के जा रहे हैं, और जो उस बाथरूम था, तीनों बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए हैं, तीनों बाथरूम के दरवाजों को ऐसे अटका के हमने रखा हुआ था कि कोई ना। भाई एनडीए में नहा लेना भाई, वहां पे बिना नहाए नहीं काम चलेगा, वहां पे तो दिन में 2-3 बार नहाना पड़ता है। ठीक है। वहां तो बाल छोटे रहेंगे ना, तो इस वजह से नहाने के लिए ठीक। हाँ, बढ़िया है। और फिर इंटरव्यू का बता थोड़ा। भैया इंटरव्यू में मेरा चौथे दिन हुआ इंटरव्यू, जिस दिन हमारा कमांड टास्क वगैरह पीजीटी सब हो गया था, और मतलब पीजीटी कह रहा मैं, जो हमारा लास्ट के ऑब्स्टिकल थे जितने बचे, एचजीटी वगैरह, एफजीटी, तो वो हो गया। अब इंटरव्यू मेरा क्या हुआ, तीसरे दिन तो मैं फुल पैंट शर्ट में गया था कि नए नवेला बन के जाऊंगा, और चौथे दिन क्या हुआ कि मेरे को सीधा हुड और सलवार में ही, हम जीटीओ ड्रेस में नहीं गए थे क्योंकि सुबह ठंड थी वहां, तो मैं हुड पहना हुआ था और नीचे सलवार पहना था और नीचे जीटीओ के शूज थे, और वो हुड 3 दिन पुराना है, मैं उसको ही लेके चला गया। मेरे को सीधा वहीं से ग्राउंड्समैन ने बोला कि जा भाई तेरा इंटरव्यू है, और मेरे को इंटरव्यूइंग ऑफिसर को जो असिस्टेंट होते हैं उन्होंने बोला कि सीधा इंटरव्यू है, घुस जा। मैंने कहा सर मुंह हाथ धोने के लिए तो भेज दो, कह रहा जा जल्दी 2 मिनट के अंदर आ मुंह हाथ धो के। तो मैं मुंह हाथ धोए मैंने, और हमारा जो वो था इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो था एडिशनल इंटरव्यूअर, और वो रिपीटरों की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती मार रहा था। उसका इनडायरेक्ट कहने का मतलब था कि भाई तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जिंदगी में, ओके। यही जताना चाह रहा था वो। तो 28 नंबर था, एक चेस्ट नंबर 28, उसको तो पहले दिन शहीदी हो गई थी उसकी, डीटीओ ओके। डीटीओ डे 1 पे, डे 3 पे। तो हमने उसके किस्से सुन लिए कि कैसा है इंटरव्यूअर। तो मैं गया, मेरे को हुडर उसमें, उस बंदे ने पूछा कि कहाँ से आया है, मैंने कहा पौड़ी गढ़वाल से आया हूँ।
मेरे को पूछा श्रीनगर जाने के 2 रास्ते बता। मैंने कहा सर एक ही पता है, जिस जिस रास्ते से मैं गाँव जाता हूँ वही पता है, दूसरा नहीं पता। वो कह रहा तू कभी अपने टाउन से बाहर गया ही नहीं घूमने के लिए? मैंने कहा नो सर। तो कह रहा, तब उसने एक अजीब सा वर्ड बोला कि इट मीन्स यू आर दिस डैश वर्ड। तो मैंने कहा कि यस सर, मैंने उस टाइम जो जो उसमें यस सर। वो बोला डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? मैंने कहा नो सर। तो बोला क्यों बोल रहा है यस सर? मैं कह रहा पता नहीं सर, हो गया ऐसी। तो अब उसने मेरे से एक CIQ किया उसने पहले 10 क्वेश्चन का। मैंने सबका जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन सीधा है, यू आर पोस्ट कैंडिडेट राइट? तो आधे टाइम मेरी उससे लड़ाई हो रही है कि मैं कोचिंग एकेडमी नहीं गया, मैं ट्रेनिंग एकेडमी गया हूँ। क्योंकि कोचिंग एकेडमी बोलते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और मैं उसको समझा रहा हूँ कि सर आपका जो है वो ट्रेनिंग एकेडमी है, कोचिंग एकेडमी नहीं है। उनका डायलॉग है कि वी ट्रांसफॉर्म, वी डू नॉट कोच। तो मैं ऐसे करके उसको समझा रहा हूँ और वो मुझे समझा रहा है कि बेटा उसको ही कोचिंग एकेडमी कहते हैं, उन्होंने 14 दिन में क्या सिखा दिया तुझे जो तू उसको ट्रेनिंग एकेडमी करा? मैंने कहा सर नहीं, ट्रेनिंग एकेडमी ही है। तो वो थोड़ा फिर शांत हो गया कि चल ठीक है। तो वो वही पूछने लगा कि ऑलिव ग्रीन और आफ्पा दोनों जगह गया तो फिर इस बार क्या लगा? मैंने कहा ये हो गया। तब उसने पूछा कि फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है? मैंने कहा हाँ सर कर रहा हूँ। फिजिक्स के 4-5 सवाल पूछे, कुछ नहीं आया। मैं वहां बोल रहा हूँ आई डोंट नो सर। उसने पूछा लेफ्ट हैंड रूल बता, आई डोंट नो सर। राइट हैंड रूल बता, आई डोंट नो सर। लेंस लॉ बता, कुछ नहीं आता सर। भाई उसको डाउट हो गया होगा कि तेरे 96% कैसे आए हैं 12th भाई में। उसने मेरे से पूछा उसके बाद कि तेरे को फिजिक्स में 96 नंबर कैसे मिले हैं? मैंने कहा सर टीचर ने दे दिए, हमने नहीं मांगे। तो उसने पूछा कि एग्जाम्स हुए थे? मैंने कहा हुए थे, 2-3 एग्जाम तो हुए थे। तो उसने कहा कि कैसे मिल गए? मैंने कहा सर पता नहीं, वो स्कूल वालों से पूछ लेना। तो कह रहा चल ठीक है। उसके बाद उसने फिर मेरे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे पूछना शुरू किया। तो मैंने बताया उसको कि स्पोर्ट्स में भी 8th 9th में पार्टिसिपेशन था। 100 मीटर रेस दौड़ा हूँ, 400 मीटर दौड़ा हूँ। उसने पूछा 100 मीटर की स्प्रिंट की क्या टाइमिंग थी। और हमारा जो PTI था वो स्प्रिंट की वो टाइमिंग काउंट नहीं करता था, स्टॉप वॉच नहीं रहती थी उसपे। वो बस फर्स्ट सेकंड थर्ड जो उसे आंखों से दिखता था उसी के हिसाब से कर देता था। तो मैंने वहां पे बोल दिया 9.8 सेकंड है सर मेरी स्प्रिंट की स्पीड। और वो कह रहा है कि भाई तूने 9.8 बोला है, तुझे पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना चल रहा है? वर्ल्ड रिकॉर्ड छोड़ भाई, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया तूने। भैया मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं बोल क्या रहा हूँ। वो पहले उसने पूछा तेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड पता है? मैंने कहा हाँ सर पता है, 9.5 सेकंड कुछ है। वो कह रहे तुझे इंडिया का रिकॉर्ड पता है? मैंने कहा नहीं पता सर। वो उसने किसी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम लिया कि कह रहा कि तूने उसको फेल कर दिया। मैंने कहा क्या पता सर कर दिया हो। तो उसको वहीं पे डाउट आने लग गए थे, 2 जगह पे उसे पूरा डाउट आ गया कि ये बंदा तो काम का नहीं है। फर्जी है। फिर उसने सर तो मेरे को उसने देखते ही फर्जी बंदा कह दिया। उसके बाद वो कंप्यूटर के भी सवाल पूछे उसने 2, मेरे को वो भी नहीं आए, टॉर्जन वर्सेस वायरस वो भी नहीं आया। वो कह रहा है इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है? मेरे को वो भी नहीं आया। मैंने कहा सर इलेक्ट्रॉनिक्स शायद एटम से रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिकल्स में बिजली बह रही है बस। तो वो कह रहा तो फिजिक्स ऑनर्स में क्या कर रहा है? मैंने कहा सर पता नहीं। तो वो कह रहा है उसके बाद उसने कहा कि आगे क्या करेगा? मैंने कहा सर फिजिक्स ऑनर्स के बाद डिग्री मिल जाएगी, CDS का अटेम्प्ट दूंगा वरना NDA में ही पास हो जाऊंगा पहले तो। वो कह रहा है मैं तेरे को NDA में पास ही नहीं कर रहा हूँ, तू बता कि तू फिजिक्स ऑनर्स के बाद क्या करेगा? मैंने कहा सर CDS का वो दूंगा, फॉर्म भरूंगा। वो कह रहा है मैंने तेरे को CDS में भी रिकमेंड नहीं करना। मैं कह रहा सर आप नहीं करोगे तो कोई और तो करेगा। तो वो कह रहा है कि नहीं तो CDS में भी रिकमेंड नहीं हुआ, डिफेंस के अलावा कुछ बता। मैंने बोला सर उस टाइम मेरे दिमाग में लेक्चरेट का ऑप्शन आया ही नहीं कि लेक्चरेट भी कुछ होते हैं, टीचर भी कुछ होते हैं। मैंने बोला ही नहीं। मैंने बोला कि सर UPSC का फॉर्म भरूंगा। वो कह रहा है UPSC में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? मैंने कहा पता नहीं सर। वो कह रहा है कैसे भरेगा UPSC का फॉर्म? मैं कह रहा देखते हैं सर। तो उसके बाद उसने ऐसी 1-2 सवाल पूछे। फिर अगला CIQ किया उसने पेरेंटिंग पे, फादर्स वगैरह पे। तो फादर की इनकम में लिख के आ रखा था वहाँ 20,000 रुपीज, क्योंकि ATM से तो मैं 20,000 ही रुपए निकाल के लाता था। तो वो मेरे को पूछ रहा है कि तूने जो लिखा है तूने सही लिखा है? मैंने कहा सर सही लिखा है। तो वो पूछ रहा है कि तेरे पापा की सैलरी 20,000 है? मैंने कहा सर मैं ATM से इतनी ही निकाल के लाता हूँ तो मुझे इतनी ही पता है।
तो कह रहे तेरे पापा की सैलरी अग्निवीर से कम है। मैंने कहा पता नहीं सर। तो उसने कहा गलत कि है, कुछ तो गलत है। हाँ। कुछ तो गलत है। तो उसने कहा कि तेरे को पता है कि ये फॉर्म ऑफिशियली जमा होता है। मैंने कहा पता है सर। वो कह रहे तो तूने कैसे भर दिया। मैंने कहा पता नहीं सर। तो उसके बाद उसने ऐसे ही करके लास्ट में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाया और इंटरव्यू खत्म किया। उसके बाद तो फिर और उम्मीद खत्म हो गई थी कि अब तो जीटीओ ही करेगा जो करेगा, वरना बाकी कुछ नहीं होने वाला। कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ या सीधा बुला लिया? डिस्कशन हुआ भैया, बाहर पे बैठ रखा था 5 मिनट से। तो जीटीओ ही मना रहा था उसको कि भैया बंदे को पास किया जाए अंदर। अब मैं एक और सीन बताता हूँ कि जब मैं इंटरव्यू दे के आया तो हाँ। मैं मूड खराब हो गया और मैं अंदर चला गया रूम में। और मेरे पहले से दो दोस्त सो रहे थे। मैं अंदर हाँ। गया, लेट गया था। और चादर मैंने मुंह पे नहीं रखी थी, उन्होंने मतलब मच्छरदानी अपने सर के ऊपर से लगा के रखी हुई थी और मैंने कंबल मुंह पे नहीं रखा हुआ था। और हाँ। मेरे को आ हाँ। रहा था बुरा सपना कॉन्फ्रेंस आउट होने का। अचानक से ग्राउंड्समैन आया अंदर, क्योंकि नया एक सेंटर बन रखा था। तो अचानक से ग्राउंड्समैन आया अंदर और उसने लाइट जला दी और वो लाइट सीधा मेरे मुंह पे पड़ गई और मैंने जोर से उसको गाली दे दी। तो वो कह रहा मेरे को उधर से देख के कि भाई कौन है तू। मैं ऐसे उठा, ओ सॉरी सर, सॉरी सर, फिर सो गया। तो वो कह रहा है ओए चेस्ट नंबर बता अपना। मैंने कहा सर 31 है। तो बोला ठीक है। और उसके बाद उसने अपना काम वाम किया अंदर और उसके बाद लाइट बंद करके फिर बोला सो जाओ सो जाओ। अब मेरी तो नींद उड़ चुकी थी कि इसके साथ तो मैंने पंगे ले लिए हैं। अब ये कल बोल देगा सीएचएम को कि इसने मेरे को बोला है ऐसा कुछ, डैश डैश वर्ड टू वर्ड। तो मैंने, मेरे दोस्त भी बाहर गए, मैं चेस खेल रहा हूँ। मेरे दोस्त भी डरा रहे हैं, पूरे सबको बता दिया उन्होंने कि भाई इसने ऐसा काम कर दिया है। तो मैं ठीक है, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। अब अगले दिन क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। धीरे धीरे फ्रेशर की तो उन्होंने भैया ऐसे लिए कि 2-2 सेकंड के अंदर खत्म। हमारा नंबर इतनी जल्दी आ गया, हमें पता ही नहीं चला। हम गप्पे मार रहे हैं, बाहर से बोल रहे हो 31 चेस्ट नंबर बाहर आ जल्दी। अब मैं गया और हमारा कॉन्फ्रेंस थोड़ा दूर पे था हॉल पे, क्योंकि 31 और 32 दोनों का एक साइड ही था। तो 31 वालों का इंटरव्यूइंग ऑफिसर साइड में रहता था हमारे। तो हम वहां ओके से ओके। पैदल पैदल चल के जाते थे। और जैसे ही 29 का खत्म हुआ, 30 अंदर गया और मैं आगे की चेयर पे बैठा। तो 30 का भी बाहर आ गया 2 मिनट के अंदर। अब 31 चल रहा है, 31 आ ही नहीं रहा है नंबर, वहां पे नंबर डिस्प्ले होना था। तो 30 चल रहा है, नंबर आ ही नहीं रहा। अब अंदर से मेरे को आवाजें आ रही हैं कि कुछ तो डिस्कशन हो रहा है अंदर। और बगल से एक बंदा चाय के कप भी लेके गया। तो मुझे ये डर लगा कि ये मेरे पे डिस्कशन तो नहीं हो रहा है, ये चाय ब्रेक हो रहा था इसीलिए। ओके। तो चाय ब्रेक, वो पता नहीं चाय ब्रेक था या क्या था, टी ब्रेक। मैं 5 मिनट बाद मेरा नंबर फ्लैश हुआ 31। मैं अंदर गया। अब पीछे प्रोजेक्टर से कुछ फ्लैश हो रहा था, क्या हो रहा था वो पता नहीं। मैंने देखा भी नहीं, मैंने सामने देखा कि नॉर्मल कॉम्बैट ड्रेस में बैठे हुए थे सारे और मैं चला गया बैठने के लिए। और जो हमारी साइक भी थी, 2 मैडम थी वो। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि हाउ विल दे डिस्क्राइब शुभम, हाउ विल योर फ्रेंड डिस्क्राइब शुभम। तो मैं जवाब देता गया धीरे धीरे। फिर जो लॉजिकल रीजनिंग के सवाल थे वह जो मैंने 9.8 सेकंड का ब्लंडर करके आया हूँ, उसका पूछा उन्होंने फिर मेरे को सवाल की जो ये कमरा है इसकी हमारी वो बता, लेंथ ब्रेथ हाइट बता और इसका वॉल्यूम निकाल। तो जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब शुरू किया तो थोड़ी अंदर से खुशी तो हो गई थी कि कुछ तो है, लेकिन डर भी लग रहा था कि अगर गलत जवाब दे दिया एक भी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो भी था, हमारा 3-4 सवाल मेरे से पूछे। और उसके बाद एक सवाल ये भी पूछा कि वही फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस। उस टाइम मैंने वो भी बोल दिया कि लेक्चरेट भी दूंगा, यूपीएससी भी दूंगा, सीडीएस भी दूंगा, सब कर दूंगा। तुम एक बार रिकमेंड तो करो, सब करके दिखा दूंगा तुम्हें। तो वहां पे हमारा फिर मेरे कॉन्फ्रेंस ऐसी हुई, खत्म की उन्होंने कॉन्फ्रेंस। उसके बाद मैं बाहर गया तो सबको बताया मैंने कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो बोल रहे हो पक्का रिकमेंडेड है भाई तू तो। क्या मैं है कह रहा यार बच्चे लोग। मैं कह रहा कि अभी देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद हमें पिछले एसएसबी में तो क्या था कि खाना खिलाने के बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ कि भूखे पेट नहीं भेजेंगे बच्चों को। इन्होंने क्या किया, भूखे पेट रिजल्ट अनाउंस कर दिया 1 बजे। हमारा साइक एक नहीं 1:30 आया था, 1:30 पे हमारा साइक आया हमें वो सुनाने के लिए रिजल्ट। उसने फ्रेशर्स के उससे शुरू किया धीरे धीरे। और
मुझे उम्मीद थी कि एक चेस्ट नंबर 29 भी आएगा, जिसकी मैंने पहले बात की, क्योंकि उसका जीटीओ परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। पर जो है नहीं आया है, अब वो पता नहीं क्यों नहीं आया। तो उसके बाद पहले उन्होंने चेस्ट नंबर एक 27 लिया और फिर सीधा 31 बोल दिया। और मैं उनके मुंह पे देख के कह रहा हूँ हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सर, आगे कुछ नहीं आ रहा। वो मेरा रोल नंबर वगैरह बोले, मैं कह रहा यस सर थैंक यू सर, वो कॉन्ग्रेचुलेशन करे, मैंने कहा ओके सर। तब हमें चेस्ट नंबर मेरा +18 जो +18 था वो मिला। उसके बाद हमारा वही फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन के बाद तो भैया सारी रिकमेंडेशन की खुशी उतर गई, जब उन्होंने आर्मी के एक ही लेटर में, मतलब एक ही डिटेल को उन्होंने 4 4 या 8 8 बार भरवाया है हमसे, और जिसके फॉर्म गलत हो गए उनसे 2 2 बार और भरवाया है। अभी भी भैया मैं डॉक्यूमेंटेशन ही कर रहा हूँ 2 दिन से, कभी बढ़िया। गैजेटेड ऑफिसर लेटर पोस्ट करके आ रहा हूँ, और कभी अभी पुलिस वेरिफिकेशन का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। तो चल कोई बात नहीं, इट्स ऑल वर्थ इट। हाँ, थैंक यू शुभम फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। बड़ा अच्छा लगा थैंक यार यू तुझसे भैया। बात करके। एंड भैया आई इट वाज थिंक अ दिस इज ड्रीम दिस कम ट्रू। डेफिनेटली। नहीं नहीं, ड्रीम था ड्रीम तो भैया। अभी तेरा कम ट्रू हो गया, तो एनडीए पहुंचेगा तो तेरा ड्रीम पूरा करेंगे वो लोग। ठीक है, सो अंदर जाते। एंजॉय कर, और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी थैंक यू अहेड भैया। टू डू वेल। ठीक है guys, थैंक यू if you भैया। like this video, please like, share, subscribe, and if you're listening to this on any audio platform, तो इसको 5 स्टार रेटिंग दे देना, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, तो दे देना। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चल जाते हैं, सो इसलिए सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो बाय गाइस, जय हिंद, थैंक यू।